अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। BBN चैनल के वर्ल्ड न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। रूस के दारुल-हुकूमत मॉस्को में बड़ा दहशतगर्द हमला। कंसर्ट में मौजूद 6000 लोगों पर फायरिंग, कम से कम 62 अफराद हलाक, 100 से जायद हुए जख्मी। अमेरिकी मीडिया का दावा, दाइश ने कबूल की हमले की जिम्मेदारी। शदीद इसराइली पाबंदियों के बावजूद मस्जिद अक्सा में 1,20,000 फलस्तीनियों ने अदा की नमाज जुमा। तरावी में भी 1 लाख के करीब शहरियों ने की शिरकत। इसराइल की जानिब से अब आम शहरियों को चुन चुन कर हलाक करने का सिलसिला जारी। अल जज़ीरा ने जारी किया सबूत। वीडियो में निहत्ते लोगों को निशाना बनाते नजर आई इसराइली फौज। जंगी जुनूनी इसराइली PM नेतन्याहू को अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर ब्लिंकन ने रफा ऑपरेशन को लेकर किया खबरदार। कहा, आपको एहसास भी नहीं होगा और आप गजा में फंस जाएंगे। आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्टोरल बॉन्ड को बताया हिंदुस्तान का सबसे बड़ा महाघोटाला। धमका कर वसूली कर रही है बीजेपी। और गुजरात में नॉन मुस्लिम्स को मुसलमान बनाकर भीख मंगवाने का इंकशाफ। यूपी से नौकरी देने के बहाने बुलाए जाते हैं माजूर अफराद। और पेश है खबरों की तफसील। रूस के दारुल-हुकूमत मॉस्को में बड़ा दहशतगर्दाना हमला हुआ है। मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल में हथियारों से लैस हमलावरों की फायरिंग से 62 अफराद कम अज कम हलाक और 100 से जायद के जख्मी होने की इत्तलात है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस के दारुल-हुकूमत मॉस्को में क्रोकस सिटी हॉल में दहशतगर्दों ने हमला किया। दहशतगर्दों ने सिटी हॉल में घुसकर फायरिंग और धमाके भी किए, जिसके नतीजे में 60 से जायद शहरी हलाक और 140 से जायद अफराद जख्मी हो गए। रूसी मीडिया के मुताबिक क्रोकस सिटी हॉल में शॉपिंग मॉल और कंसर्ट कॉम्प्लेक्स मौजूद है। हमले के बाद क्रोकस सिटी हॉल में आग लग गई, जबकि छत का एक हिस्सा भी गिर गया। मकामी मीडिया का कहना है कि हमले के वक्त इमारत में 6000 से जायद अफराद मौजूद थे। हलाकतों की तादाद में इजाफे का इम्कान है। रूसी मीडिया का कहना है कि इस वाक़े के बाद फायर ब्रिगेड हुकाम ने इमारत से 100 अफराद को रेस्क्यू किया। फायरिंग के वाक़े के बाद मॉस्को में तमाम प्रोग्राम कैंसिल कर दिए गए हैं। मेयर मॉस्को ने अगले हुक्म तक रूसी दारुल-हुकूमत में तक़रीबात पर पाबंदी आयद कर दी है। इस दरमियान आलमी दहशतगर्द तंजीम दाइश ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है, ऐसा अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक दाइश ने सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन टेलीग्राम पर मॉस्को के नवाही इलाके क्रोकस के सिटी हॉल पर दहशतगर्द हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। रूस पर हुए दहशतगर्दाना हमले के मुताल्लिक रूस को पहले ही खबरदार करने का अमेरिका ने दावा किया है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान एड्रियन वॉटसन ने कहा कि अमेरिकी हुकूमत के पास मॉस्को में बड़े इज्तिमा में दहशतगर्द हमले के मंसूबे की इत्तला थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने यह मालूमात रूसी हुकाम के साथ शेयर की थी, ताहम एक तकरीर में पुतिन ने अमेरिका की जानिब से इस वार्निंग को इश्तियार अंगेज करार दिया था। मुशीर अमेरिकी कौमी सलामती जॉन किर्बी ने मॉस्को हमले की इब्तिदाई तस्वीर को खौफनाक करार दिया और कहा कि मॉस्को हमले का जिम्मेदार यूक्रेन को नहीं समझते, मॉस्को हमले के मुतासिरीन के दुख में शरीक हैं। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली क़ाबिज़ फ़ौज की तरफ से आयद की गई पाबंदियों के बावजूद जुमा की नमाज में 1,20,000 फ़लस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा अदा की, जबकि कल जुमा की शाम को 1 लाख फ़लस्तीनी मस्जिद अक्सा में नमाज इशा और तरावी में पहुँचने में कामयाब हुए। यरूशलेम में इस्लामी औक़ाफ़ के महकमे ने कहा है कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने की 13वीं तरावी में तकरीबन 1 लाख शहरियों ने मस्जिद अक्सा में इशा और तरावी की नमाज अदा की।
काबिज अफवाज ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के पुराने शहर में अपनी फौजी चौकियां कायम करके फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक़सा में आने से रोकने के लिए ताकत के इस्तेमाल समेत दीगर हरबे इस्तेमाल किए, ताहम फ़लस्तीनी इसराइली पाबंदियों को तोड़कर मस्जिद अक़सा में पहुँचने में कामयाब रहे। अल जज़ीरा चैनल ने एक वीडियो जारी की है जिसमें दिखाया गया है कि इसराइली फ़ौज किस तरह आम शहरियों या गैर मुसल्लह अफराद को निशाना बना रही है। ईरान की फारस न्यूज़ ने गज़ा में सियोनी हुकूमत के जराइम का एक और वीडियो जारी किया है जो ड्रोन कैमरे से बनाया गया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि गाज़िब इसराइली फ़ौज खान यूनिस में गज़ा के निहत्ते लोगों को निशाना बना रही है। इस वीडियो में वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है कि निशाना बनने वाले अफराद के पास कोई हथियार नहीं है। इस वीडियो पर हमास हुकूमत के मीडिया ऑफिस ने मजम्मत करते हुए इसे गज़ा में सियोनी हुकूमत के जंगी जराइम का एक और सबूत करार दिया है। उधर फ़लस्तीन के दरियाए उर्दून के मगरबी किनारे के सेंट्रल शहर रमल्ला के मगरब में कम अज़ कम 5 घंटे तक जारी रहने वाली झड़पों के दौरान 4 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हुए। इसराइली मीडिया के मुताबिक ये झड़पें मगरबी रमल्ला में डोएलेफ इसराइली बस्ती के करीब हुए जब मुसल्लह फ़लस्तीनियों ने एक बस पर फायरिंग की। इसराइली फ़ौज ने मदद के लिए ड्रोन और जंगी जहाज़ भी मंगवाए। इसके बावजूद झड़प कम से कम 3 घंटे जारी रहे। झड़प के बाद इसराइली फ़ौज की भारी तादाद जाए वक़्वा पर पहुंची ताकि वहां मज़ीद फ़लस्तीनी मुसल्लह अफराद की मौजूदगी का पता चलाया जा सके। गज़ा जंग का मिडल ईस्ट में बढ़ता असर देखते हुए अमेरिका ने अपनी सिफारती कोशिशें तेज़ कर दी हैं। इसी कड़ी के तहत अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन ने इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू से कहा कि आप गज़ा में फंस जाएंगे। मुलाकात के बारे में एक नामालूम ज़राए ने अमेरिकी खबर रसाई इदारे एक्सियोस के हवाले से बताया है कि ब्लिंकन का कहना था कि अगर इसराइल ने कोई दूसरा रास्ता इख्तियार नहीं किया तो गज़ा के फ्यूचर में फ़लस्तीनी जंगजुओं की जानिब से हमेशा के लिए कब्ज़े और जद्दोजहद शामिल हो सकती है। ब्लिंकन ने वाज़ह किया कि इसराइल को एक मरबूत मंसूबे की ज़रूरत है वरना वो गज़ा में फंस जाएगा। उन्होंने साउथ गज़ा में रफ़ा पर बढ़ते हुए हमले की अमेरिकी मुखालिफत को भी दोहराया। ब्लिंकन ने नेतन्याहू को खबरदार भी किया कि शायद आपको इसका एहसास न हो जब तक बहुत देर हो जाए और इसराइल की सलामती और उसकी आलमी हैसियत खतरे में है। दूसरी जानिब नेतन्याहू ने ब्लिंकन के साथ मुलाकात के बाद कहा कि अगर अमेरिका रफ़ा पर हमले को सपोर्ट नहीं भी करता है तो हम अपने तौर पर ऑपरेशन शुरू करेंगे। इसराइल ने वादी उर्दन में मज़ीद 2000 एकड़ रकबे पर यहूदी आबादकारी के मंसूबों का ऐलान कर दिया है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इसराइल ने दरियाए उर्दन के नज़दीकी इलाके वादी उर्दन के 1000 एकड़ रकबे पर 2 दावा करते हुए उन ज़मीनों पर यहूदी आबादकारों को बसाने का मंसूबा बनाया है। इस रकबे पर कारोबारी और इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स के करीब सैकड़ों हाउसिंग सोसाइटी यूनिट्स बनाए जाएंगे जिसकी निगरानी इसराइली फाइनेंस मिनिस्टर और फ़लस्तीनियों के कट्टर मुखालिफ बेज़लेल स्मोट्रिच करेंगे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज। आम आदमी पार्टी के लीडरों ने इलेक्टोरल बॉन्ड को इस मुल्क का सबसे बड़ा महाघोटाला करार दिया। उन्होंने दावा किया कि ईडी की चार्जशीट में शरद चंद्र रेड्डी किंग पिन है। वहीं किंग पिन इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को 60 करोड़ देता है। यहाँ बीजेपी न सिर्फ वसूली कर रही है बल्कि अपोजिशन लीडरों के खिलाफ झूठा मुकदमा बनाकर जेल में भी डाल रही है। मैं ये एलिगेशन की नहीं बात कर रहा, आज जो प्रूफ देश के जनता के सामने जो बाहर आया है, इससे ये साबित हो गया है कि शायद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्कैम बीजेपी ने किया है। इतना खुलेआम, इतना ओपन एंड शट केस ऑफ पॉलिटिकल करप्शन शायद ही भारत के इतिहास में कभी प्रूव किया होगा, जो आज आम आदमी पार्टी ने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रूव किया है। सारे तथ्य देश की जनता के सामने रखे हैं। भाजपा पिछले 2 साल से क्या कहती आ रही है, ये तो कानून के तहत ये सारी चीजें हो रही है, कानून सबके लिए समान होता है, आम आदमी पार्टी कानून के हिसाब से चले। आप अपने मन में केवल एक सवाल पूछिए कि अगर ये सारा पैसा शरद चंद्र रेड्डी ने आम आदमी पार्टी को दिया होता तो क्या आज आम आदमी पार्टी के लोग बाहर होते, या एक के एक सारे 40, 50, 100 नेता सारे जेल के अंदर होते? और अगर यही प्रमाण आम आदमी पार्टी के साथ लागू होता है तो भाजपा के साथ क्यों नहीं होना चाहिए? खुले आम वसूली हो रही है, केवल और केवल पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी नहीं है ये कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को अंदर डाले। एक तीर से 2 निशाने हैं यहां पर। देश का फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तमाम एजेंसियां भाजपा के पीछे खड़ी हो गई कि नहीं साहब, हम इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा तो बाहर नहीं आने देंगे। लेकिन भगवान की कृपा थी कि आज भाजपा के ये काले करतूत, भाजपा का ये पाप देश की जनता के सामने आ गया। अब ये ओपन एंड शट केस है, इसके बाद कुछ नहीं बचता। देश के सामने आज भाजपा बेनकाब हो गई है कि आप कैसे केवल और केवल एक नकली मुकदमे में आपने अरविंद केजरीवाल जी को बंद किया है, और उसके सामने, उनके सामने जो एक प्राइम विटनेस का स्टेटमेंट आपने कोर्ट के सामने कल जो रखा, जिसके आधार पे उनकी रिमांड की एप्लीकेशन आपने दर्ज करी, वो प्राइम विटनेस और कोई नहीं है, भाजपा का प्राइम डोनर है। सीनियर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के खिलाफ नहीं है, हम इसके हक में हैं। लेकिन मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सिर्फ प्राइवेट कंपनियों का यूज किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी पहली निकली थी, मैंने आपको कहा था कि इस घोटाले में 4 अलग अलग तरीके अपनाए गए हैं। मैं कंपनियों को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। कांग्रेस पार्टी निजी कंपनियों के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि जीडीपी विकास दर बढ़ाने के लिए निजी निवेश अनिवार्य है। निजी निवेश के बिना जीडीपी विकास दर नहीं बढ़ सकता। और जब हमारा घोषणा पत्र आएगा कुछ ही दिनों में, आप देखेंगे विस्तार से हमने इस पर चर्चा की है, और हमने ये भी कहा है कि किस तरीके से निजी निवेश को हम बढ़ाएंगे। तो निजी निवेश के खिलाफ नहीं है, हम निजी निवेश के पक्ष में हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बिना आर्थिक विकास होना असंभव है। और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो निजी निवेश 2004 और 2014 के बीच में था, जीडीपी का 32% निजी निवेश हुआ करता था, वो पिछले 10 सालों में घटकर 28% हुआ है। तो निजी निवेश को प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है, पर यह निजी निवेश नहीं है। निजी कंपनियों का इस्तेमाल किया गया है बीजेपी सरकार के द्वारा। तो हमारा निशाना कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, हमारा निशाना सीधा बीजेपी सरकार है, सीधा प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, जिन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड को सोचा, अंतिम रूप दिया और इसकी घोषणा की।
आम आदमी पार्टी लीडर आतिशी, सौरभ भारद्वाज और दीगर आप कारकुनों ने दिल्ली पुलिस पर इल्जाम लगाया कि उन्हें जगह जगह रोका जा रहा है और इलेक्शन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उन्हें पार्टी ऑफिस भी नहीं जाने दिया जा रहा। इस दौरान आतिशी और आप लीडर की पुलिस के साथ जबरदस्त लफ्जी झड़प हुई। इस दौरान एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बुज़दिल मोदी इतना डर गया है कि वो अब आपको इलेक्शन नहीं लड़ने देना चाहता। चलिए आइए बैठिए, चलिए अब आइए हमारी गाड़ी, आइए हमें लेके चलिए, आइए बैठिए, नहीं बैठो आप हमारी गाड़ी। अब जाना कहाँ है? मुझे अपने घर जाना है। नहीं यहीं बैठ जाते। ये तो गजब गुंडाई है। यहीं बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे आपने रोका, गोली मार दो, अरे गोली मारो ना, गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो, हम वहाँ से अपना प्रदर्शन मारो गोली, गोली मारो, मेरी गाड़ी दे, गोली मारो सर, अपने घर जाना है। खत्म करो ना लोग, अरे अपोजिशन को खत्म करो, अपोजिशन को खत्म करो, गोली मार के। आम आदमी पार्टी कोई बात नहीं किया जा रहा है। अपोजिशन को खत्म कर दो। ये हाल है, ये हाल है पार्टी के, ये हाल है। पार्टी ऑफिस जाने से हमें रोका गया। पार्टी ऑफिस से निकलकर सौरभ भारद्वाज जी, दुर्गेश पाठक, आदिल अहमद खान और मैं मेरे घर जा रहे थे। प्रगति मैदान पे AB 17 पे मेरा घर है। हम यहाँ पे 12 खम्बा रोड के फ्लाईओवर से नीचे उतरे और इन पुलिस वालों ने मेरा चेहरा देख के गाड़ी रोकी। अब ये कह रहे हैं हमें अपने घर भी नहीं जाने देंगे। ये क्या तानाशाही चल रही है? अरे मैं हूँ। अगर आपको सीवी क्रिएट करना बात कह रहे हैं कि आप पूरे अपोजिशन को एक साथ गोली मार दो खड़ा करके ना, काम खत्म होगा। उसी बात वही चाह रहे हो आप लोग सर, हर चौराहे पर रोक रहे हो। क्या चेक ना करेंगे? चेक करिए ना, नहीं चेक कर रहे हो आप, चेहरा देख के रोक रहे हो सर। आप चेहरा देख के लोगों को रोक, ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप लोग मोदी की नौकरी मत करिए, लोकतंत्र की नौकरी करिए। मोदी की नौकरी मत करिए, लोकतंत्र की नौकरी करिए, संविधान की नौकरी करिए। बीजेपी की नौकरी करो, बीजेपी। चलो आप छोड़ो। हम बच्चे ही हैं, आप रोक रहे हैं, हर चौराहे पर रोक रहे हैं आप लोग, किसी को घर ही नहीं जाने दोगे। ये तो गलत बात है सर। तमाशा बना दिया। रमज़ान का महीना है। हर मुसलमान इस महीने अपने क़ुव्वत से बढ़कर खैर खैरात करने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत से लोग जज्बात में ये देख नहीं पाते कि आपकी कमाई का हिस्सा गैर मुस्तहक़ अफराद के हिस्से में चला जाता है और मुस्तहक़ अफराद इससे महरूम हो जाते हैं। ये वीडियो आपकी आँख खोलने के लिए काफ़ी है। वाक़या है गुजरात का, जहाँ पर नॉन मुस्लिम्स को नौकरी का लालच देकर मुसलमान बनाकर भीख मंगवाई जाती है। इसी माफिया के हत्थे चढ़े यूपी के एक शख्स ने खुद इस मामले की पोल खोली है। उसने बताया कि नौकरी का लालच देकर यूपी से दिवाकर और दीगर 2 लोगों की जानिब से सैकड़ों माजूर गैर मुस्लिम लोगों को गुजरात ले जाया गया और उन्हें टोपी पहनाकर मुस्लिम बनवाकर भीख मंगवाई जाती है। तुम्हारे पास कह रहे हो कि नहीं, अब मेरी बात सुनो। रामचंद्र कहा था इतने विकलांगों का लाना, ये सब काम हो रहा है और रामचंद्र आज तक मुझे नहीं दिखा है। तो रामचंद्र कहा ये बात दीपक से पूछो। हाँ तो भाई कह रहे आप सुनो तो आ जाओ मेरे भाई, सुन तो। ये अपना नाम बताएगा मुसलमानी समीर, इसका नाम है दीपक, ये अपना बताते इकबाल, इनका नाम है दिनेश, ये अपना बताएंगे बिल्ला, इनका नाम है गोजी, ये अपना बताएंगे सलीम, इनका नाम है गुरु और बताएंगे गफ्फार। इनके ऊपर धौराजी में केस चला, एक पुलिस वाले भाई को भी मारा हुआ है इन्होंने। ये इसका नाम तो चाहत है और कोई नाम तो इनका पता नहीं है। इनका नाम संतोष है और अपना नाम बताते सलीम, ये सलीम बताते
और गुजरात समाचार में इनका वीडियो भी वायरल हुआ चोरी करते हुए। इसका नाम है दिलीप, ये अपना नाम बताते इलियास। ये कौन है? इसकी औरत, इसका नाम है वो चिमिया, ऐसे कुछ नाम बोलता है, और अपना नाम बताती रुखसाना। ये बराबर। इसका नाम है ओमकार, ये अपना नाम बताएंगे अब्बास। ये वही है, मन नाम है इनका। इनका नाम है गुरु, ये गफ्फार बताते हैं अपने आप को। और ये देखिए सर, दिवाकर जो मेरे को लाने वाले थे यहाँ पे, और इनकी 2 घरवाली हैं, 2 घरवाली के कम से कम 13 बच्चे हैं, और इनके पिताजी के 3 घरवाली है जिनके कम से कम 30 बच्चे हों। मेरा नाम अजय तिवारी है, कानपुर उत्तर प्रदेश साकेत नगर का रहने वाला हूँ। क्या हुआ है आपके पास? मुझे रक्षाबंधन के बाद मुझे यहाँ पर कानपुर में मिले थे 3 लोग, दिवाकर, दीपक और पृथ्वी। ये 3 लोग मिले थे, मुझसे बोला कि गुजरात में विकलांगों को कंपनी में नौकरी दी जाती है, बैठे बैठे पैकिंग का काम होता है। तो मैंने कितना सैलरी होगी, तो उन्होंने बताया 15,000 रुपये। मेरा घर पे कोई नहीं है, भाई अलमतलब नहीं रखता, मेरी माँ है, पिताजी है नहीं, तो मैं यहाँ पे कमाने के लिए आ गया। मुझे सबसे पहले लाया गया जूनागढ़ में। जूनागढ़ में मुझे कुछ अंधेरे में समझ में नहीं आया, सुबह उठकर देखा तो उनका झोपड़ा बना हुआ है। ऐसी व्हील चेयर पर मुझे बैठा के बस्ती में ले गए, और वहाँ पर अल्लाह अल्लाह मतलब कुछ ऐसे सदका वगैरह बोलते थे। तो उस टाइम पे मुझे खुद ने, मैंने क्या भैया ये क्या कर रहा, आपने कंपनी के लिए बोला? कहते कंपनी नहीं, तुम्हें भीख मांगना पड़ेगा। अगर भीख मांगने के लिए मना करता हो तो मुझे मारा जाता था। ऐसे उनका पूरे गुजरात में कम से 400 से 500 लोग हैं, और ये सभी लोग जिला बाराबंकी जैतपुर के रहने वाले हैं। इनके पास 250 से 300 लोग मोहताज होंगे, कोई आंखों से है, कोई पैरों से है, कोई कैसे भी मोहताज है। सभी मोहताजों को मुसलमान बनवाकर भीख मंगवाया जाता है। जो हिंदू हैं उनको टोपी पहना दी जाती है, तुम साइकिल में बैठो, और जो नहीं जाता मांगने के लिए उसको मारा जाता है। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में बड़ा दहशतगर्द हमला, कंसर्ट में मौजूद 6000 लोगों पर फायरिंग, कम से कम 62 अफराद हलाक, 100 से ज्यादा हुए जख्मी। अमेरिकी मीडिया का दावा, दाइश ने कबूल की हमले की जिम्मेदारी। शदीद इसराइली पाबंदियों के बावजूद मस्जिद अक्सा में 1,20,000 फलस्तीनियों ने अदा की नमाज जुमा। तरावी में भी 1 लाख के करीब शहरियों ने की शिरकत। इसराइल की जानिब से अब आम शहरियों को चुन चुन कर हलाक करने का सिलसिला जारी। अल जज़ीरा ने जारी किया सबूत, वीडियो में निहत्ते लोगों को निशाना बनाते नजर आई इसराइली फौज। जंगी जुनूनी इसराइली पीएम नेतन्याहू को अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर ब्लिंकन ने रफा ऑपरेशन को लेकर किया खबरदार। कहा, आपको एहसास भी नहीं होगा और आप गजा में फंस जाएंगे। आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इलेक्टोरल बॉन्ड को बताया हिंदुस्तान का सबसे बड़ा महाघोटाला, धमका कर वसूली कर रही है बीजेपी। और गुजरात में नॉन मुस्लिम्स को मुसलमान बनाकर भीख मंगवाने का इंकशाफ, यूपी से नौकरी देने के बहाने बुलाए जाते हैं माजूर अफराद। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।